डाल दिया है और मुझे विश्वास है कि कचरे का भी उपयोग हो सकता है। और इसलिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप, दोज हु कैन अंडरस्टैंड वेयर इज एग्जैक्टली व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, इसलिए मैं मानता हूं कि फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट इसके लिए फ्यूचरिस्टिक विजन चाहिए। कभी भी मेरे एक चार्टर अकाउंटेंट मित्र थे, बचपन में मैं थोड़ा उद्योग व्यवसाय के साथ संबंधित था, तो मुझे कहते थे कि बंडी सिलाने का, ये सब बातें प्रूवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरफ हमारे एक मंत्री, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वी नीड पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। समस्या कितनी गहरी है, कितनी कठिन है, ये भाषा में हमारा समय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने तय की कि हम नॉर्थ ईस्ट को विकास में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और मुझे खुशी है कि ये दोनों दृष्टि से जो डेवलपमेंट हुई है वो सब आपके सामने है। नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, रेलवे आ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भविष्य में नॉर्थ ईस्ट के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर we can't get capital investment and industry. Without industry and capital investment, we cannot create employment potential. And without employment potential, we cannot increase per capita income. And without increasing income, we cannot eradicate the poverty. गांव, गरीब, मजदूर, किसान की अगर प्रगति करनी है तो उसको रोजगार देने की आवश्यकता है। No philosophy can be taught to empty stomach. ये विवेकानंद जी ने कहा है। और इसलिए आने वाले समय में पूरे विश्व में जो चर्चा होती है वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की होती है। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत यूनो में की और उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स को हमने कैलकुलेट करना चाहिए। सुखांक का मतलब यही है कि अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, हमारे किसानों के लिए, कामगारों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए और एक प्रकार से गरीब आदमी जो है वो सम्मान के साथ जीना चाहिए। सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस को दूर करके समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही मकसद रखकर हमारी नीतियों के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि हमको भारत को विश्वगुरु बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। और अगर ये बनाना है तो हमको पूरे भारत का विकास करना होगा। ये नहीं होगा कि कुछ राज्य केवल प्रगति और विकास में आगे जाएंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे, तो ये नहीं होगा। इसलिए एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट 120 डिस्ट्रिक्ट को जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनका विकास की योजना बनाई गई। 550 जो ब्लॉक्स है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके विकास की योजना तैयार हुई। और मैं ये मानता हूं कि ग्रामीण, रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं पिछले अनेक सालों से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूं, किसानों में काम करता हूं और इसलिए मुझे विश्वास है कि हमें केवल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को विकसित करके नहीं चलेगा। हमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कल्याण करना है तो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित हमारी इकोनॉमी को, रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया को भी गति से विकसित करना होगा। ये जो अंधेरा है उसको हटाना होगा और प्रगति और विकास की ओर जाना होगा। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे जीवन की शुरुआत स्टूडेंट लीडर से हुई थी। तो मैं एबीवीपी का कार्य करता था, कभी आसाम में, गुवाहाटी, इधर आता था। उस समय हमारा एक प्रोजेक्ट था, मेरा घर भारत देश। और नॉर्थ ईस्ट के लड़के उस समय मुंबई में, महाराष्ट्र में, नागपुर में हमारे यहाँ रहने के लिए आते थे, ताकि कोशिश ये थी कि उनको ये लगे कि ये देश हमारा है।
और जब बातचीत होती थी तो उनको मन में ये भाव रहता था कि हमारे यहाँ कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। मुंबई दिल्ली का विकास हो रहा, हमारे यहाँ रोड नहीं, रेलवे नहीं, एयरपोर्ट्स नहीं। तब ये मेरा घर भारत देश, ये प्रोजेक्ट में काम करते हुए तब से मैंने महसूस किया था कि जब विकास अगर समतोल नहीं होता तो जो विषमता जहां रहती है वहां कहीं ना कहीं नाराजगी निर्माण होती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता का परिचय देकर हमारी सरकार ने इसको प्रायोरिटी दी। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि यही भाव जो है, ये भाव जगाकर पूरी तरह विकसित करने का एक मौका हम सबको मिला है। जहां तक जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उसी के कारण मैं शिपिंग मंत्री भी था। उस समय ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग करने का मुझे मौका मिला। 9 जगह पर विशेष रूप से रोपैक्स सब नदी में शुरू करने का मौका मिला। ये पांडुपो जेटी जो है अपना पोर्ट है गुवाहाटी में, उसका विकास करने का मौका मिला। हल्दिया टू वाराणसी वाटरवेज बनाने का मौका मिला। और तब मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी मंत्री थी और उन्होंने मुझे बुलाया। तब उस समय की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो ड्रेजिंग कर रहे हो ब्रह्मपुत्रा में, आप और 250 किलोमीटर अंदर आकर मुंगली पोर्ट तक करके दीजिए तो हमारे विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मैंने सुषमा जी की तरफ देखा तो मैंने कहा, सुषमा जी क्या करना है? तो उन्होंने कहा, आप कर सकते तो जरूर कर दीजिए, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। तो मैंने तुरंत कबूल किया कि मैं कर दूंगा और हम लोग 250 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा में मुंगली पोर्ट तक जाकर हमने ड्रेजिंग करके दिया। क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवा विकास नहीं हो सकता। और मुझे खुशी है कि चारों बातों का विकास समतोल रूप से अब नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात को लिख कर रखा है। जब मैं मुंबई में मंत्री था महाराष्ट्र में, तब मुंबई में 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सीफेक्स प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तब मुझे एक ने कहा था कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात आप अक्सर याद रखो। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फ्रॉम रोड, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से प्रॉस्पेरिटी आती है। अगर नॉर्थ ईस्ट के बैकवर्डनेस को हटाना है, रोजगार का निर्माण करना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, तो टूरिज्म बढ़ना चाहिए। संगमा जी सही कह रहे थे, 5 स्टार होटल बन रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि 5 स्टार होटल तो धनवान लोगों के लिए है। इंडस्ट्री जो होती है, उद्योग व्यापार जो होता है, वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। और जब वो अपना वो एक होटल शुरू करता है तो उसमें हजारों लोगों को काम मिलता है। किसानों का फल, फूल, सब्जियां, दूध, उसको मार्केट मिलता है। और इसलिए रोजगार निर्माण करने के लिए इकोनॉमी जो है वो अगर हमको निर्माण करनी है तो हमें उद्योग व्यवसाय को बढ़ाना होगा। एग्रीकल्चर को बढ़ाना होगा। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। जितना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उतना देश आगे जाने वाला है। इंपोर्ट को कम करना होगा। We need to find out the technology by which we can reduce our import and increase our export. और इसलिए नॉलेज एज ए पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर 2 बातें बार बार दोहरा कर याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात जो है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate leadership, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और ये संभव है। मैं 10 साल से हमारे नागपुर शहर में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में टॉयलेट का पानी बेच रहा हूं शुद्ध करके। आप बिलीव नहीं करोगे, हमको 350 करोड़ रुपए साल के मिल रहे टॉयलेट का पानी बेचकर। अभी कचरे से हम 28 टन बायो CNG बना रहे हैं, यानी वेस्ट टू वेल्थ। अभी हमने दिल्ली में
4 टेकड़ियां है कचरे की। हमने 2027 तक म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसको रोड में डालने का काम शुरू किया है। अभी तक 80 लाख टन कचरा हमने डाल दिया है और मुझे विश्वास है कि कचरे का भी उपयोग हो सकता है। और इसलिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप, दोज हु कैन अंडरस्टैंड वेयर इज एग्जैक्टली व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। तो मैंने अभी एक हमारे सभी उद्योग व्यवसाय के लोगों के साथ बात कर रहा था कि यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। निगेटिविटी भी क्या है और स्ट्रेंथ भी क्या है, इसको ढूंढो और ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करो कि प्रॉब्लम जो है, समस्या है, उसका कन्वर्शन एसेट में, वेल्थ में, प्रोग्रेस में कैसा हो सकता है। मैं मजाक में कहा था कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। जो भी कुछ परिस्थितियां, उसका अध्ययन करके प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता जहां होती है, उसी को लीडरशिप कहते हैं। और लीडरशिप इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द पॉलिटिक्स, लीडरशिप इज रिलेटेड विद द बिजनेस। Appropriate vision for development of that area, the appropriate leadership is very important. और इसलिए मैं मानता हूं कि फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट उसके लिए फ्यूचरिस्टिक विजन चाहिए। तभी भी मेरे एक चार्टर अकाउंटेंट मित्र थे, बचपन में मैं थोड़ा उद्योग व्यवसाय के साथ संबंधित था, तो मुझे कहते थे कि बंडी सिलाने का है तो कुर्तों का माप दो। इसका मतलब है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छा होना चाहिए, केवल बैंक के भरोसे धंधा नहीं होता। और इसलिए धीरे धीरे हमारे पास टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज कितनी स्ट्रेंथ है नॉर्थ ईस्ट में, बांबू में कितनी स्ट्रेंथ है। बांबू से अचार बनता है, बांबू से कपड़ा बनता है, बांबू से जर्सी और बनियन बनती है, और बांबू की अंडरपैंट तो बहुत ही अच्छी है, एयर कंडीशन है बिल्कुल। मेरे पास है, किसी को देखना है तो देखने के लिए आइए। मैं बांबू में काम करता हूं। बांबू से साड़ी बनती है, बांबू से अचार बनता है, बांबू से फर्नीचर बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है, बांबू से सीएनजी बनता है, अब बांबू से व्हाइट कोल बनाने की बात चल रही है। ये सब बातें प्रूवन है। और कोई भी चीज के लिए 4 बातें जरूरी है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। और टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट। और आप लोग जिस प्रकार से उद्यमशील वृत्ति से काम कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि मेघालय के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास की गति और गति से बढ़ेगी, बुलेट ट्रेन की गति से बढ़ेगी। और इसलिए ये जो ऐसे कन्वेंशन होते हैं, वो इसलिए जरूरी होते हैं कि कम टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं मैथमेटिक्स के एक इक्वेशन को हर बार याद रखता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। ये जो ऑल स्टेक होल्डर्स कमिंग टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरफ हमारे एक मंत्री खड़े हैं, सेक्रेटरीज हैं, दूसरी तरफ आप हैं। आप आपकी समस्या बताएंगे, हम समझेंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उसको वी नीड। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समस्या के ऊपर बहुत अच्छा अध्ययन करके भाषण देते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वी नीड पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। समस्या कितनी गहरी है, कितनी कठिन है, ये भाषा में हमारा समय खराब मत करो। आपको हमने इसीलिए चुना है दैट आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मैं लोगों को अक्सर एक बात बताऊं, अधिकारियों को, कि मुझे समस्या मत गिनाओ। जब फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम होनी चाहिए, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। इसमें देरी लगेगी तो गड़बड़ हो जाती है।
आप सबकी क्षमा मांगकर एक चीज जरूर बताता हूं, मुझे माफ करना। जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है उनके डिक्शनरी से टाइम शब्द गायब हो गया। एक फाइल 3-3 महीने दबाने के कारण जो कर्जा निकाल के धंधा करता है उसकी हालत क्या होती है, इसको आप इमेजिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब आपको 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगा तब किराने वाले से लेकर पेट्रोल वाले से लेकर कैसा करना उस समस्या का सामना होगा, तब आप समझोगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो वी नीड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने आप सबको बुलाकर आपसे समस्या समझाने की कोशिश की है और निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट के मेघालय के विकास के लिए निश्चित रूप से हमारे तरफ से हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। मैं आज तो मेघालय के बारे में बताऊंगा और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मैं आश्वासित करूंगा कि 15-20 दिन में मैं नागालैंड में आऊंगा और आपके लिए भी पैकेज घोषित करूंगा, आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2014 में 10,000 किलोमीटर हमारी रोड लेंथ थी, आज 2026 में 16,290 किलोमीटर यानी 1.6 टाइम्स बढ़ी है। मुझे खुशी है कि इसके साथ साथ ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में जो हम एनएच में काम कर रहे हैं उसमें से टोटल एनएच प्रोजेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट में काम चल रहा है, प्रोसेस में है, वो अरुणाचल में हम 147 प्रोजेक्ट 3,600 किलोमीटर के 58,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। आसाम में 264 प्रोजेक्ट 4,300 किलोमीटर, ये 1,30,000 करोड़ का काम कर रहे हैं। मणिपुर में 83 प्रोजेक्ट्स 2,000 किलोमीटर 25,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। मेघालय में 92 प्रोजेक्ट 1,600 किलोमीटर, ये 52,400 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। मिजोरम में 74 प्रोजेक्ट 1,500 किलोमीटर 28,000 करोड़ रुपए के हम काम कर रहे हैं। नागालैंड में 85 प्रोजेक्ट 1,800 किलोमीटर 26,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। सिक्किम में 31 प्रोजेक्ट 490 किलोमीटर 11,100 करोड़ का काम कर रहे हैं। त्रिपुरा में 38 प्रोजेक्ट्स 1,000 किलोमीटर 22,000 करोड़ का काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये तो केवल न्यूज रील है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो हवा में बात करता हूं, तो मीडिया वालों को कहता हूं मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लो और एक भी बात नहीं होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो, क्योंकि झूठ नहीं बताऊंगा। तो ये जो है अभूतपूर्व रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट तो खड़ा हो जाएगा और ये इंडस्ट्री उद्योग व्यापार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अभी बंगलोर IIM, कानपुर IIT और चेन्नई IIT ने एक अध्ययन किया। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में इंडिया की 16% थी, चाइना की 8% और यूरोप और अमेरिकन कंट्री की 12% थी। पर 4 महीने पहले उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि अब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 10% पर आई है। ये 4 महीने का पहले का रिपोर्ट है, पर आज मैं दावा कर सकता हूं कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अब लगभग चाइना के बराबर पहुंची है। और अगर हम 8% अगर कम करेंगे तो वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट में उतना कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो मेरा विश्वास है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है और इसके कारण निश्चित रूप से उद्योग व्यापार में हमारे लिए निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जो विशेष रूप से भौगोलिक बाधाओं से काफी अड़चने हैं, मैं मुख्यमंत्री जी, दोनों मुख्यमंत्री जी को आह्वान करूंगा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा खर्चा करने की कमी है। आप लैंड एक्विजिशन करके दो, यूटिलिटी शिफ्टिंग करा के दो, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का क्लियरेंस करके दो, क्योंकि अब 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे। मैं जब मंत्री बना था तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के 2014 में बंद पड़े थे, अकाउंट एनपीए हुए थे। तब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए। बाद में
करीब 3,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को फिर मार्ग निकाला हमने, बैंकों के साथ बैठकर, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठाकर, और इस देश के बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। पर ये प्रोजेक्ट अड़चन में है, इसका कारण लैंड एक्विजिशन नहीं, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं, आगे चलकर कोई रेलवे की क्लियरेंसेस नहीं, कहीं इसकी पाइपलाइन हटाने के लिए क्लियरेंस नहीं। मेरी कंडीशन है अब 90% सब क्लियरेंस के बिना हाथ ही नहीं लगाते हैं। आप क्लियर करा दो, आप जो बोले वो प्रोजेक्ट हम फटाफट करेंगे, पैसे का कोई कमी नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि इसी नॉर्थ ईस्ट में हमने भूपेंद्र हजारिका सेतु, जो वर्ल्ड के लिए प्राइड है, ऐसा बनाया, धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज बनाया, जोराट माजुली, ये तो सनवाल के कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था मैं उनके इलेक्शन प्रचार में, और जब जाने के लिए हेलीकॉप्टर से समय लगा, और जब मीटिंग में हेलीकॉप्टर में मेरा हाथ दबाकर कहने लगे कि यहाँ ब्रिज घोषित कर दो, अब मैंने कभी झूठ प्रॉमिस किया नहीं, तो मैंने कहा कि ये सोनवाल जी इतने बड़ा कहाँ ब्रिज होगा, कुछ भी बात करते हो आप। तो उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया, मित्र के नाते कह रहा हूँ। उन्होंने कहा आपने मुझे पार्टी में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से जीतूं तो घोषणा कर दो, और नहीं करोगे तो मैं हार जाऊं चुनाव, तो आप जिम्मेदारी ले लो। तो मैंने घोषणा कर दी, और वापस आया तो मुझे बताया कि ये ब्रिज बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए लगेंगे। फिर मुझे बड़ा टेंशन था, अब क्या करूं। फिर बैठे बैठे मैंने टेक्नोलॉजी बदली, उसके स्टैंडर्ड्स बदले, और प्रोजेक्ट 700 करोड़ में यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन ने फिर लिया, वो फेल हो गई, अब दूसरे को दिया है। अब प्रोजेक्ट 60-70% पूरा हुआ है, और वो ब्रिज जो है वो माजुली आइलैंड वाला ब्रिज अब पूरा होते हुए आया है। नेचीपू हौज कॉरिडोर पूरा हो रहा है। फ्रंटियर हाईवे हम बना रहे 22,000 करोड़ का अरुणाचल में, उसका काम जोरों में शुरू है। और ये नुमालीगढ़ में ब्रह्मपुत्रा के अंदर 22,000 करोड़ की टनल बना रहे हैं, रेलवे भी जाएगी और वो भी जाएगी अंदर से, पहली बार इमेंस टनल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोइंग तिनसुकिया जो टाइम था 7 घंटे से 2 घंटे हो गया, धुबरी फुलवाड़ी से 6 घंटे से घटकर 30 मिनट हो गया, माजुली जोराट अतरा 3 घंटे फेरी जर्नी से घटकर अब 30 मिनट हो जाएगी, तेजपुर डिब्रूगढ़ ये 8 घंटे का घटकर 4 घंटे हो गया, नुमालीगढ़ अंडरवाटर टनल का जब बनेगी तो गोपुर से नुमालीगढ़ का ट्रैवल टाइम 6 घंटे से 30 मिनट हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है ये तो विशेष रूप से हो रही है। पर इसके साथ साथ मैं आज आपने मुझे बुलाया तो मैं निश्चित रूप से नुमालीगढ़ के लिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा करना चाहता हूं, और वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एक प्रकार से यहाँ के विकास की ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सिलचर टू शिलांग ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है 165 किलोमीटर 23,000 करोड़ की। उसके बाद में शिलांग टू गुवाहाटी ये भी ग्रीन फील्ड है, ये 66 किलोमीटर 8,500 करोड़ की। और गुवाहाटी टू शिलांग ये ब्राउनफील्ड प्लस ग्रीनफील्ड है, इसका डीपीआर बन रहा है 18,500 करोड़ का। तो ये टोटल 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की मैं घोषणा कर रहा हूं। इसी साल आपने लैंड एक्विजिशन कर दिया तो ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। वैसे सिलचर टू शिलांग को कैबिनेट ने अप्रूवल ऑलरेडी दिया है, आप लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, बाकी दोनों को भी करा देंगे तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं 40,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपके मेघालय के लिए घोषणा कर रहा हूं। ये दरुगिरी वाघमारा डालू 136 किलोमीटर 4,000 करोड़, ये भी हमारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की घोषणा करता हूं। हमने ये कैबिनेट के लिए अब भेज दिया है। ये इससे रिमोट विलेजेस इन वेस्ट गारो हिल्स इन साउथ गारो हिल्स नियर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ये बहुत उपयोगी होगा। गुवाहाटी वाया डायनाडुबी ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी, और रानीखोर इन साउथ वेस्ट खासी हिल्स ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी। दालू से बागमारा 4 आवर्स से 2 घंटे हो जाएगा, और बागमारा से दारूगिरी 4 घंटे से 2 घंटे हो जाएगा। फिर 4 लेन ग्रीनफील्ड शिलांग टू सिलचर
165 किलोमीटर, ये 23,000 करोड़ का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। बिड्स इनवाइट किए गए हैं। जैसे भी आप लैंड एक्विजिशन करके देंगे, ये भी हम लोग तुरंत काम शुरू कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। फिर जोराबाट से बारापानी 66 किलोमीटर, ये 8,500 करोड़ का है। इसका भी डीपीआर अंतिम स्थिति में है। अगर लैंड एक्विजिशन होगी तो इसी साल हम इसको शुरू करेंगे। गुवाहाटी जोराबाट विथ शिलोंग बारापानी, ये लेंथ रिड्यूस फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 66 किलोमीटर, ये भी बहुत उपयोगी होगा। इट विल बिकम ए कंटिन्यूड ग्रीनफील्ड स्ट्रेच ऑफ गुवाहाटी शिलोंग सिलचर। डिस्टेंस फ्रॉम गुवाहाटी टू सिलचर विल बी रिड्यूस फ्रॉम 330 किलोमीटर टू 230 किलोमीटर। तो इसीलिए मैं वो एयरपोर्ट वालों को कह रहा था कि 1 घंटे के अंदर अगर यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे तो यहाँ का हवाई जहाज गुवाहाटी के लिए कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि वो चले जाएंगे। अब कभी कभी मैं भी अच्छा काम करता हूँ, गलत करता हूँ मालूम नहीं। अभी दिल्ली से देहरादून फ्लाइट थी, बंद हो गई। 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में रोड बन गया। मुंबई से पुणे, तो यहाँ 8 फ्लाइट थी जेट एयरवेज की, तो हाईवे बनाया हमने, तो फ्लाइट बंद हो गई। अभी चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में हो रहा है, फ्लाइट बंद हो गई, हो जाएगी। मैसूर से बेंगलोर तो पर फ्लाइट बंद हो जाएगी, तो भी यहाँ से डायरेक्ट देश भर में तो जाएगी। तो ऐसा कोई नहीं कि यहाँ से नजदीक वाली फ्लाइट जरूर बंद होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, शिलोंग, सिलचर, ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देगी। टूरिज्म यह ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के ऊपर खर्चा होता है। ये जो होटल्स खुल रहे, टूरिस्ट आएंगे, इससे जीएसटी तो बढ़ेगा। 49% एक्सपेंडिचर उसके लिए खर्चा होता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इसके कारण आज जो टूरिज्म है वो 3 गुना बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसके अनुरूप रोड, पार्किंग, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्लीननेस, ये सब अच्छा रखोगे तो लोग आएंगे, गंदगी रखोगे तो नहीं आएंगे। तो अब इसका भी प्लानिंग आप जरूर करिए। चौथा प्रोजेक्ट है पोमलुम टू उमटंगर, शिलोंग दापकी का इसका है 9 किलोमीटर, 350 करोड़, डीपीआर पूरा हुआ है। 4 लेनिंग ऑफ पोमलुम उमटागर, ये कंजेशन कम होगा इससे शिलोंग का। इम्प्रूव एक्सेस टू टूरिस्ट प्लेसेस लाइक दावकी, सोरा, चेरापूंजी एंड मावुतलिंगो। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में इंप्रूवमेंट ऑफ सिंकिंग जोन ऑन तुरा दालू सेक्टर, 72 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की। जैसे एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट है, इसमें 40,000 करोड़ हम खर्चा करके उसको हमने अच्छा बनाया ताकि एक्सीडेंट न हो। वैसे 930 स्पॉट, लैंडस्लाइड स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए। 72 लोकेशंस आपके मेघालय में है। 160 करोड़ उसके लिए सैंक्शन किया है। और निश्चित रूप से ये काम सिंकिंग स्टेज का भी हमने डीलिंग किया है। और 72 सिंकिंग लोकेशंस 9.5 किलोमीटर आइडेंटिफाई किए है। और इसमें फिर से एक बार आईआईटी पटना का भी हमने मदद ली है, इंटरनेशनल एजेंसी की मदद की है। और निश्चित रूप से ये सिंकिंग जो है, ये रिस्क विल बी एलिमिनेटेड टू प्रोवाइड ए स्टेबल राइडिंग सरफेस, इंश्योर स्मूथ और अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी फॉर कमर्शियल एंड लोकल ट्रैफिक टू द बांग्लादेश बॉर्डर नियर डालू। तो ये भी प्रॉब्लम हम निश्चित रूप से सुलझाएंगे। मैंने आपको कहा था कि रोड साइड एमिनिटीज में आप आइडेंटिफाई करिए। हम लोग अनेक जगह पर हजारों ऐसी बना रहे हैं। आपके जगह पर उसके लिए भी हम लोग आपको मदद करेंगे। हम रोपवे, केबल कार 360 बना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप यहाँ भी आइडेंटिफाई करिए, उसमें हम आपको मदद करेंगे। और मैंने ये जो कहा कि अभी जो 3.5 लाख करोड़ आज की अभी तो काम कर रहे हैं और हम लोग अभी ये 5 साल पूरे हो तो और 1.5 लाख करोड़ आएंगे। और हम नॉर्थ ईस्ट को भारत के प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्यों में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इक्विवेलेंट लेकर जाएंगे। ये हमारा संकल्प है और ये हम पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, गरीब व्यक्ति, इसके हितों की रक्षा होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हेल्थ पैरामीटर्स के स्टैंडर्ड्स पूरे होंगे। और फिर से एक बार
अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये भाव जो है तभी जगेगा। मैं फिर से एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, ये बहुत बड़ा कन्वेंशन उन्होंने ये इंडस्ट्रियल मीट ऑर्गेनाइज की है, दिस इज गोइंग टू इंस्पायर एंड मोटिवेट ऑल द इन्वेस्टर, क्योंकि उनको निश्चित रूप से ये प्रेरणा देगा, क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवा इंडस्ट्री नहीं आएगी। अगर अच्छे रोड बनेंगे, अच्छे वाटरवेज बनेंगे, अच्छी कनेक्टिविटी आएगी, हाईवेज आएंगे, ये सब बातों, पावर रहेगी, तो निश्चित रूप से विकास के लिए गतिशीलता मिलेगी। मैं फिर से एक बार इतना ही विश्वास देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार मेघालय सरकार के साथ पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़ी रहेगी और इस विकास में पूरा सहयोग करेगी, ऐसा विश्वास देता हूं। और फिर से 15-20 दिन में मैं नागालैंड में आने वाला हूं, तो वहां मैं नागालैंड की घोषणा करूंगा। बाकी बातों के लिए आपके साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर समझ लूंगा। फिर से एक बार आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मिनिस्टर कॉनरेड संगमा जी, Honorable Chief Minister from Nagaland, Neiphu Rioji, Deputy Chief Minister Meghalaya, Sri Preston Tensong ji, Deputy Chief Minister from Nagaland, T.R. Jelian ji, Deputy Chief Minister from Meghalaya, S. Dhar ji, Dr. Shakil Ahmed, Chief Secretary Meghalaya, Sanjay Jaju, Secretary Donor Ministry, श्री बजरंग लोहिया, प्रेसिडेंट फिनेर, वैभव डांगे, फाउंडर ऑफ बिल्ड इंडिया, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के ऑर्गेनाइज करने के लिए चीफ मिनिस्टर संगमा जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 2014 में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जब बने, तब उन्होंने 2 चीजें निश्चित की है।